वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई धूमिल की रचनाएं। जब हमने स्ट्रैटेजी पे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूजीसी नेट की यूनिट 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे शुरू से शुरुआत करने की बजाय उल्टा शुरुआत करें, एक अप्रोच रखें ईजी टू टफ की तरफ, क्योंकि आपका जो रीतिकाल और भक्तिकाल और आदिकाल की कविताएँ हैं वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती हैं। इसीलिए हम इसका जो स्टार्टिंग है वो धूमिल से करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट अपडेट कि यूजीसी नेट के ने अपने लास्ट फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया है। अगर आप किसी भी वजह से अब तक फॉर्म नहीं भर पाए थे तो बिना लास्ट डेट का आप वेट किए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो डेट पहले 20 मई थी अब वो 30 मई हो गई है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी एक मौका है। हम अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि धूमिल की वो रचनाएं जो नेट परीक्षाओं में शामिल हैं उनके सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वीडियो आपको नेट के अलावा यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की या एचपीपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो उसमें ये वीडियो आपको मददगार साबित होगी। अब हम सुदामा पांडे धूमिल का एक छोटा सा संक्षेप में परिचय ले लेते हैं। परिचय में हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जब आप यूनिट 2 की तैयारी करेंगे तो वहाँ आप आधुनिक काल की जब कविताएं पढ़ेंगे वहाँ पे आप धूमिल का परिचय अच्छे से पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और दूसरा कारण ये कि जो यूनिट 5 है उससे आपका बहुत ज़्यादा जीवन परिचय आधारित काम नहीं आएगा। जो आपके प्रश्न होंगे वो रचना आधारित होंगे, तो हम यहाँ से उसको पिक करें तो बेहतर होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार छोटा छोटा सा कि सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 वाराणसी में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं संसद से सड़क तक, जो 1972 में प्रकाशित हुई, कल सुनना मुझे 1976 में, तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में प्रकाशित हुई। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये डायरेक्ट भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार असर्शन रीज़न इसमें से बन जाता है, और कई बार ये एलिमिनेशन में काम आते हैं। तो आप ये चीज़ें टिप्स पे रखें। खास करके साहित्य अकादमी पुरस्कार ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन सी रचना के लिए मिला? कल सुनना मुझे के लिए मिला। ये किस तरह की रचना है? काव्य संग्रह है। और कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस एक लाइन में से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं धूमिल की कविताओं की विशेषताओं के बारे में। देखिए, 2 प्रमुख विषय, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 2 प्रमुख विशेषताएं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। एक तो गद्यात्मक लयात्मकता। आप देखेंगे जब आप धूमिल की कविताएं पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आप कोई अखबार का कतरन पढ़ रहे हैं या मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। कविताएं तुकांत तो नहीं हैं, लेकिन कोमलकांत पदावली नहीं है, बहुत सुंदर शब्दों का चयन नहीं किया गया है, बहुत कोमल कोमल प्यारे प्यारे खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करने से बचा है कवि। उसकी जगह ठेठ और सीधे शब्द ज़्यादा लिए गए हैं। खड़े, जिसमें खड़ी खड़ी बात अपनी सीधे बात साफ गोई से कही जा सके, इस तरह के शब्दों को लिया गया है। लेकिन फिर भी शब्दों में गद्यात्मक होने के बावजूद भी एक विशेष तरह की लय आपको मिलती है जब आप कविता को पढ़ते हैं। और कविता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मेन टेक्स्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। खास करके आपकी जो यूनिट्स हैं कविता, कहानी और निबंध में, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी विशेषता की बात कर लेते हैं, लोक संस्कृति। ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोक संस्कृति क्या था कि ऐसा नहीं था कि इससे पहले के कवि लोक समाज के बारे में नहीं लिख रहे थे, लेकिन पहले के जो कवि थे वो लोक समाज की समस्याओं को एक दर्शक की तरह लिखते थे। और जो धूमिल ने किया कि लोक समाज की जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, जो उनके कंसर्न थे, उनको इस तरह से लिखा है अपनी कविताओं में, इस तरह से व्यक्त किया है कि वो उसको अपने आप को उस समस्या से बाहर नहीं देखते हैं, बल्कि अपने आप को भी वो उस समस्या का एक हिस्सा समझते हैं। वो अपने आप को उसी वर्ग का समझते हैं जिस वर्ग के बारे में वो लिख रहे हैं। वो उसे सिंपैथी के तौर पर नहीं लिखते हैं एक दूसरे वर्ग के साथ, बल्कि सहानुभूति के तौर पर लिखते हैं। इसीलिए जो उनकी कविताएं हैं वो रियलिटी के इतने क्लोज हैं कि आप देखेंगे कि जितना खुलापन, जितनी साफागोई उनकी रचनाओं में दिखती है, उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। अब हम आ जाते हैं उन कविताओं पे जो हमारे पाठ्यक्रम पे लगी हुई हैं। जैसे कि पहली कविता है आपकी नक्सलबाड़ी। ये काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संग्रहित है। आपकी जो पहली 3 कविताएं हैं ना,
नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन और मोचीराम, ये तीनों आपकी इसी में है, इसी में संग्रहित हैं, संसद से सड़क तक में। ऐसे आपको याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, नक्सलवाड़ी जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस कविता में धूमिल ने उस निराशाजनक परिस्थितियों का वर्णन किया है, उन चीज़ों के बारे में बताया है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ रहीं, वो कौन से ऐसे घटना चक्र रहे जिसकी वजह से देश में नक्सलवाड़ी आंदोलन का उदय हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ। और आप देख पाते हैं कि कवि कहीं ना कहीं आपको नक्सलवाड़ी आंदोलन का समर्थन करता हुआ साफ तौर पे दिखाई देता है, ठीक है। सन 1966 से 67 तक उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन जो था उसका न केवल प्रसार हुआ बल्कि वो अच्छा खासा फला फूला भी, ठीक है। आज बहुत कंसर्न एरिया तक वो रह गया है, बहुत लिमिटेड एरिया तक रह गया है, लेकिन अभी भी नक्सलवाड़ी एरिया जो हैं प्रभावित हैं हमारे देश में, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन आंदोलनों की क्या पृष्ठभूमि रही, किन कारणों से ये हुए, वो कौन से रोष थे, वो कौन सी समस्याएं थी जिसने इस तरह के चीज़ों को जन्म लेने पे मजबूर किया। बेसिकली ये कविता व्यंग है ऐसी राजनीतिक समझ पे, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों पे जिसके अंतर्गत षड्यंत्रकारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो किस तरह से षड्यंत्र करते हैं कि पहले राजनेता क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, ऐसे लोगों को अपने चंगुल में लेते हैं जो मुख्य धारा से उतने जुड़े हुए नहीं हैं, उनके संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं कि हम आपके लिए बेहतर जीवन के द्वार खोलेंगे, ठीक है, आप हमें अपना वोट दीजिए। और उनसे वोट लेने के बाद बेहतर जीवन उन्हें देना तो दूर की बात, उनके जीवन चलाने के लिए जो उनके पास थोड़े बहुत बेसिक कुदरत के दिए हुए जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, वो भी उनसे छीन लेते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और बाद में यहाँ तक कि जब वो अपना विरोध जताना चाहते हैं, जिसका कि उनको अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उन्हें उस अधिकार का भी मतलब उस कहते हैं ना, उनका वो अधिकार भी उन्हें नहीं दिया जाता कि वो अपना विरोध भी नहीं जता सकते। तो उसी क्रोध के कारण, वही छिन जाने, अपने संसाधनों के छिन जाने और फिर विरोध ना जता पाने की जो असमंजसता थी, जो विवशता थी, वही बाद में नक्सल का उदय होने का कारण बनी। यही इस कविता का मूल आधार है। बाकी आपको कविता पढ़नी है, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कविताओं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, जितनी भी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जिनसे पेपर में प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे पंक्तियाँ देके आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कविता में से ली गई हैं, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जब आप कविता पढ़ते हुए चलेंगे तो इन पंक्तियों को उसमें मार्क करते हुए चलेंगे, हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ रिवाइज़ करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं, जंगल मुखबिर है उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा, किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरब्बत चाट सकता है, ठीक है। इस तरह से मैंने हर कविता की पंक्तियाँ लेकर डाल दी हैं। दूसरी कविता हमारी है मोचीराम। इसका प्रकाशन भी संसद से सड़क तक में हुआ है, ठीक है। इस कविता में कवि ने अपनी समतावादी दृष्टि का परिचय दिया है। समतावादी दृष्टि मतलब कि हर किसी को समान दृष्टि से देखना, ठीक है, कि जो भी अधिकार हैं, जो भी कर्तव्य हैं, जो भी न्याय के लिए या आवश्यकताओं के लिए जो भी सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए, उन हर परिप्रेक्ष्य में हर किसी को बराबरी मिले, हर किसी को समान अधिकार मिले, हर किसी के सामने समान मौके हों, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी विशेष जाति के लिए प्रतिबद्ध ना कर दी जाए, किसी चीज़ के साथ बांध दी ना जाए, उसे ऑर्थोडॉक्स ना किया जाए, उस पर ये कविता मुख्यतः है। और इसका एक जो अगर मेन थीम अगर आप पकड़ेंगे, जब आप कविता पढ़ेंगे तो आप उसमें निकाल पाएंगे कि मैंने यहाँ पर पंक्ति उसकी हाईलाइट भी की है कि कविता का प्रमुख सार यह है कि किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई व्यवसाय एवं किसी विशेष विद्या को प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मैं क्या या कोई भी या शासन इस तरह की कोई चीज़ ले आए कि भाई ये अंग्रेज़ी सीख सकते हैं तो सिर्फ यही लोग सीख सकते हैं, या कंप्यूटर सीख सकते हैं तो सिर्फ यही लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भाषा हो या पेशा,
वो उसे सीखने का अधिकार रखें। किसी को किसी जात विशेष में जन्म लेने से वही पेशा करना आजमाना पड़ेगा, वही पेशा अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसी में काम करना पड़ेगा, ऐसी प्रतिबद्धता उनके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एक पंक्ति भी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है बोल्ड में, कि असल में वे एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जो जातिगत रिजर्वेशंस होते हैं ना, कि जैसे पहले ये रिवाज था, आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मण ही सीख सकते थे। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, या फिर मोची है तो वो नीची जात का ही व्यक्ति मोची का काम क्यों करेगा, वैसी चीज़ों पर व्यंग किया गया है, वैसी चीज़ों पर कटाक्ष किया गया है। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ इसकी डाल दी हैं, जैसे कि मोची कहता है, मोची राम क्या कहता है कि ना कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और भी यहाँ से इसमें से कई सारी ज़रूरी पंक्तियाँ निकली हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप उसको हाईलाइट करते हुए, पढ़ते हुए, कहीं पर नोट करते हुए चलें, ये आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपनी तीसरी कविता अकाल दर्शन में। अकाल दर्शन में क्या है ना कि कविता में सत्ता और जनता के द्वंद्व की क्रांति का जो दर्शन है उसकी खोज करता है कवि। कविता का आरंभ ही एक प्रश्न से होता है कि भूख कौन उपजाता है, और बाकी की कविता जो है वो इसी उपक्रम में आगे चलती है कि कवि अपने आप को प्रतिनिधि मानता है समाज का, और अपने सामने वो किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न कर रहा है। पर यहाँ हमको ये समझना है कि जिस व्यक्ति विशेष से वो प्रश्न कर रहा है वो व्यक्ति विशेष ना होकर सत्ताधारी या पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह उससे हाथ पकड़कर पूछता है, कविता में आप पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि वह उससे पूछता है कि भूख कौन उपजाता है। पहला प्रश्न यही है कि भूख कौन उपजाता है। और वो जो व्यक्ति है जो असल में प्रतिनिधित्व कर रहा है सत्ताधारी वर्ग का, वह किसी भी बात का सीधा सीधा प्रश्न नहीं देता, बल्कि हंसता जाता है, एक मखौल सा उड़ाता है उनकी गरीबी का, उनकी परेशानियों का, और उसके पास किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं है। वो किसी भी बात का उत्तरदायित्व भी नहीं लेना चाहता। वो वोट तो लेना चाहता है, वो सत्ता में तो आना चाहता है, लेकिन जब आप उससे प्रश्न पूछते हैं तो वो कभी बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ इशारा करता है, कभी और चीज़ों की तरफ इशारा करता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन केवल वही चीज़ ज़िम्मेदार है, या सिर्फ उसे ज़िम्मेदार कह देने भर से आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। आपको उस ज़िम्मेदारी का संज्ञान लेना पड़ेगा, उसके प्रति कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने से पहले भी आपको पता था कि क्या जनसंख्या है, क्या समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार भाई आप इतने सालों से आप बार बार वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन भूखमरी अभी तक वहीं की वहीं है, गरीबी वहीं तक वहीं है। आप बार बार आते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन आपके पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। ऊपर से आप एक भद्दी सी हंसी उस पर हंसते हैं। और जब आपसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो कभी आप आएँ बाएँ शाएँ की बात करते हैं, कभी आप कुछ चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कभी आप कुछ चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हर एक की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन केवल किसी की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, तो वो आप हैं। इसमें आप ही केवल साफ़ हैं, बाकी हर चीज़ ज़िम्मेदार है। ठीक है, उसकी एक पंक्ति देखिए यहाँ पर मैंने डाली है कि उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। यहाँ कहने का मतलब यह है कि कैसे वो कहता है कि भाई तुमने इतने सारे जो गरीबी में बच्चे पैदा कर लिए हैं, इतने ढेर सारे बच्चे जो बाढ़ की तरह से पूरे देश में फैले हुए हैं, जब इतने सारे लोग होंगे तो भुखमरी तो होगी, लेकिन ये कोई वैलिड वजह नहीं है। अगर है तो आपको इन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। आप ही जो हैं वो इतनी पावर होल्ड करते हैं कि इन चीज़ों से कैसे निपटना है उसके कानून बनाएंगे, तो आप निपटिए इन चीज़ों से। आप सिर्फ ये कहकर हाथ तो नहीं खड़ा कर सकते ना कि पहले हमें वोट दीजिए, फिर तो भाई जनसंख्या ज़्यादा इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरी ये पंक्ति एक और इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने यहाँ लगा दी है कि लेकिन यहीं वे भूलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। कहने का मतलब यह है कवि का कि भाई आप बच्चे जो गरीबी में पैदा होते हैं, मुफलिसी में पैदा होते हैं, फिर अपना पेट भरने के कारण अन्य कई कारणों से वह अपराध की ओर उनका झुकाव बढ़ता है। ये नहीं मैंने मतलब है कि हर गरीब बच्चा अपराधी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रुझान तो उसमें आ जाता है ना कि अगर वो गरीब है और उसे लगता है कि कोई गलत काम करके वह अपना पेट पाल सकता है, या अपने भाई बहन का, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता है, या उसके आने वाली नस्लों का ख्याल रख सकता है, तो ऐसे में वो थोड़ा सा प्रभावित ज़रूर होता है अपराधों की तरफ, ऐसा तो हम
कह ही सकते हैं। अच्छा, ये सबसे छोटी कविता है हमारी रोटी और संसद, ठीक है। और ये किस में प्रकाशित है? कल सुनना मुझे में। केवल यही एक अलग संग्रह में प्रकाशित है, बाकी तीनों कविताएं आपकी संसद से सलग तक वाले काव्य संग्रह से ली गई हैं। संपूर्ण काव्य संग्रह की ये सबसे छोटी लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली कविता है। और कभी कभी सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कितनी पंक्तियों की कविता है, तो मैं आपको बता दूं केवल 9 पंक्तियों की कविता है, ठीक है। कवि ने इस कविता में देश में गरीबी की समस्या के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। धूमिल की कविताएं मुख्यतः इन्हीं चीज़ों को लेकर चलती हैं, सामाजिक शोषण, गरीबी और विरोध का अधिकार प्राप्त ना होना, ठीक है। जो बहुत बेसिक मुद्दे होते हैं ना, कि कहीं ना कहीं कवि इस बात में बहुत पक्का विश्वास करता है कि जो बाकी सारे अपराधों का मूल होता है वो भूख होता है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो कई जगह आपको इसका ऐसा एक आभास सा महसूस होता है। इस वाली कविता पर आ जाते हैं कि कविता का आरंभ भी इस प्रश्न से होता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, किंतु एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, केवल रोटी से खेलता है। कवि ये पूछना चाहता है कि वास्तव में वो व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति है जो रोटी से खेलता है, वो है कौन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान करके अगर समझाऊं तो कविता में जो पहला व्यक्ति है जिसके लिए कवि ने कहा है कि वह रोटी बेलता है, वो मुख्यतः किसान मजदूर वर्ग है, जो अपने लिए मतलब जो कड़ी मेहनत मशक्क़त करके रोटी को उपजाता है। यहाँ रोटी से जो अर्थ है वो मुख्यतः रोटी ना होकर भोजन से है, कि पेट भरने वाली जो चीज़ है जिससे आपका पेट भरता है, ठीक है। रोजी रोटी जैसे हम कहते हैं ना, तो रोटी का मतलब केवल रोटी नहीं होता, खाना होता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है वो रोटी खाता है, ठीक है। यानी वो वाला वर्ग जो भाई मध्यम वर्गीय है, जो मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है सुबह से शाम तक, और शाम तक में इतना कमाने की कोशिश करता है कि वो अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का पेट भर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है, यहाँ जो कवि है वो तंज कर रहा है, व्यंग कर रहा है सत्ताधारी एवं पूंजीपति वर्ग पर, कि यह वो वर्ग है जो ना तो रोटी बेलता है, भाई ये तो मेहनत नहीं करता खेतों में जाके, इसकी तो कोई ज़मीन मजदूरी नहीं है, हाँ। ऊपर इस ऊपर से ये इतना शोषण करता है लोगों का, ये इतना लोगों के अधिकार हक उनके इतने खा चुका है कि अब इसे भूख भी महसूस नहीं होती, ठीक है। कि भाई रोटी तो नहीं है तो बहुत बड़ी बड़ी आलीशान चीज़ें खाता है। तो अब ये क्या करता है, ये ना रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, ये रोटी से खेलता है, यानी समाज को ऐसे कुचक्रों में फंसा कर रखता है, गरीबों का ऐसा शोषण करता है कि पूरे दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जो पहला और दूसरा वर्ग है जो रोटी बेलता है और रोटी खाता है, उसके लिए रोटी जुटाना भी अपने आप में एक संघर्षमयी काम, एक संघर्षपूर्ण कार्य हो जाता है, ठीक है। इसी तरह की और जो रचनाएं हैं और कवियों की जो आपको सिलेबस में लगी हुई हैं, वो वीडियोस आपको लगातार इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, फील फ्री टू यूज़ आवर कमेंट बॉक्स, हमें सजेशंस दीजिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू फॉर चूजिंग अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।